नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और हम बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साइकिल रैली का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ होगा। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम धामी। तो आज देहरादून में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया जाएगा। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया जाएगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी शामिल होने वाले हैं। साइकिल रैली का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे आज सीएम धामी। सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का भी शुभारंभ किया जाएगा, क्या खास? जी देखिए, कल से मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है और इसी क्रम में आज एक साइकिल रैली का उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी करेंगे और आवास से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री सचिवालय के जो अफसर हैं, जिसमें सेक्शन ऑफिसर और आरओ एसओ, इनके साथ भी एक समीक्षा बैठक करेंगे। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में पहली बार ऐसा होगा कि कोई मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर के अफसरों के साथ बैठक करने जा रहा है। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए, काम को बेहतर तरीके से और समय से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने पहले चौपाल जो मसूरी में चिंतन शिविर किया था, इसमें राज्य भर के आईएएस अफसर आए थे, उनके साथ चिंतन हुआ था कि काम कैसे किया जाए और कैसे लोगों के जो मसाइल हैं, जो मुद्दे हैं, उनका निस्तार तेजी से किया जाए। इसी के क्रम में देखिए, आईएएस किसी भी विभाग का एचओडी या विभाग का प्रमुख हुआ, जो कर्मचारी है वो उस काम को करने के लिए महत्वपूर्ण इकाई है, जो फाइल को आगे बढ़ाता है और उसको समय से करवाने के लिए अपनी ड्यूटी देता है। तो मुख्यमंत्री आज जो सचिवालय में तैनात अफसर है उनके साथ 2 राउंड की बैठक कर रहे हैं। पहली बैठक 11 से 12 है और दूसरी बैठक दोपहर में है, 2 से 2:30 बजे के करीब। तो ये एक बड़ी आज की खबर है कि मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर के अफसरों के साथ भी कामकाज में तेजी लाने और पारदर्शी तरीके से आमजन के काम हो, इस पर बैठक कर रहे हैं। ठीक है सुदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर युवा साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया था। वीर बाल दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर धामी ने खटीमा के गुरुद्वारे में मत्था टेका और सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों की शहादत को याद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का भी 26 दिसंबर को वीर बलिदान दिवस के रूप में मनाने के लिए धन्यवाद किया। और बताएं आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नानकमता उधम सिंह नगर स्थित गुरु नानक एकेडमी में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने शहीद उधम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण, गुरु नानक अकादमी परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का शुभारंभ और छात्रों को सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने गुरुद्वारा नानक मता साहिब में मत्था टेक प्रदेश में सुख, समृद्धि व शांति की कामना की। छब्बीस दिसंबर वीर बाल दिवस के मौके पर देहरादून राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बच्चों के द्वारा वीर साहिबजादों के बलिदान को दर्शाते हुए प्रस्तुतिकरण को देखा। राज्यपाल का कहना है कि छोटी सी उम्र में वीर साहिबजादों ने राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिनका अनुसरण आज भी भारतीय सेना कर रही है और वीर साहिबजादों के बलिदान से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक हिस्टोरिक डे है, आज नया इतिहास बना है
आपको याद होगा कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज वो दिन हम सबके सामने में है और देखने वाली बात ये है कि जो साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जो उन्होंने एक बलिदान, एक सुप्रीम सेक्रीफाइस का एक उदाहरण अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने निश्चय के लिए दिया था, उसको 1705 से लेकर कितना समय है, लेकिन इसको एक नियुक्ति करना कि एक दिन हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने 9 जनवरी के बाद में जितने भी सिखों को मिला हूं, गुरु नानक नाम लेवा को मिला हूं, जितने भी भारतीय को मिला हूं, जितने भी सैनिकों और संतों को मिला हूं, उन सब ने एक ही बात कही है कि आप हमारा आभार, प्रशंसा और धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को दीजिए कि उन्होंने ये एक ऐतिहासिक घोषणा की, एक हिस्टोरिक डे। प्रदेश में 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होंगे और इस आयोजन में 13 जनपदों की 13 टीमें भाग लेंगी। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सचिवालय में खेल मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया, न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुआ खेल महाकुंभ ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर से होते हुए अब राज्य स्तर पर आयोजित होने जा रहा है। इस महाकुंभ में लगभग 3,75,000 प्रतिभावान खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है और खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा, हमारा उद्देश्य आने वाली 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करना है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि हम अपने खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ ही उन्हें 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करें। रेखा आर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख सचिव व खेल अभिनव भी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8,000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राजकीय स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या जो मैं कहूँगी कि 2021 में 2,25,000 बालक बालिकाओं ने जो है पूरे न्याय पंचायत से लेकर राजकीय स्तर पर जो है टोटल संख्या खिलाड़ियों की उस समय इतनी थी 2,25,000, जो कि बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि लगातार सरकारों के प्रयासों से, धामी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया कि आज वो संख्या जो है, जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। और राजकीय स्तर पे जो है 8,000 के करीब हमारे खिलाड़ी जो है उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। इसमें कई सारे पारंपरिक खेल भी होंगे, खेल मलखम्ब भी होगा और जो हमारे पौराणिक खेल है मुर्गा झपट, वह भी जो है प्रदर्शन प्रतियोगिता के रूप में हम लोगों को देखने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमारे जो एक खेल का वातावरण है या अपने प्रदेश में खिलाड़ी तैयार करने का वातावरण है, वो खेल महाकुंभ के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि बच्चे उसमें जो है अपने अंदर जो छिपा हुआ खिलाड़ी है या अपने अंदर जो खेल के प्रति उनके अंदर जो इंटरेस्ट है उसको अवसर हम लोग प्रदान कर सकें और उन अवसरों को भुनाते हुए वो चाहे वो राजकीय स्तर पर हो, चाहे वो नेशनल स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो उस फलक पर छाए और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर के हल्द्वानी में रेलवे और प्रशासन की हाई लेवल मीटिंग हुई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने काठगोदाम सर्किट हाउस में भी सभी उच्च अधिकारियों को बुलाकर रूपरेखा तैयार की। अब रेलवे 28 दिसंबर से लोगों को नोटिस देने का काम करेगा और उसी दिन से पिलर बंदी दोबारा शुरू होगी। इस दौरान पूरे इलाके पर ड्रोन और कैमरे से नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बनभुलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ भूमि से 4,365 घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया जाना है। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि रेलवे को ये निर्देश मिले हैं कि रेल विभाग की जितनी भी जमीन पर अतिक्रमण है उसे रेलवे अपने कब्जे में ले और इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे को 1 हफ्ते का नोटिस और मुनादी कराए जाने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएम
विवेक गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पुलिस, प्रशासन और रेलवे के तमाम अधिकारी शामिल हुए। रेलवे 28 दिसंबर से अतिक्रमण हटाने की दिशा में काम शुरू करेगा। सबसे पहले नोटिस दिए जाएंगे। 28 दिसंबर से ही दोबारा पिलर बंदी शुरू होगी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। से भी रेलवेज की ओर से भी उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। इस पे जो भी अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए। तो रेलवेज भी आज यहाँ पे है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर है ही है। उन सबको इस कंप्लायंस के क्रम में आज यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं और इसको समयबद्ध तरीके से सर इसको कराया जाए। पहले किस तरह डायरेक्शंस हैं ऑनरेबल कोर्ट के, क्लियर कट है कि पब्लिकेशन हो जाए और मुनादी भी हो जाए और उसके फिर एक हफ्ते के उपरांत इसकी जो कब्जा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई है वो की जाए और जब वो कर दी जाए तो उसके एक हफ्ते के बाद पुनः माननीय न्यायालय को इसको अवगत करें। सर आपका जो तैयारी चल रही थी उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें आज की मीटिंग के बाद जो है वो फोर्स की डिमांड हमारी पहले से भी जा चुकी है। रेटिंग को ऊपर डाल दिया वैसे और शासन स्तर पे भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी और जो आपका हमारे लोकल स्तर की फोर्स है वो हमें अलॉट की है और दिनांक जब तय हो जाएगी उससे 2 दिन पहले फोर्स जो है यहाँ पहुँच जाएगी और इसको जो है आपका सेक्टर और जोन में बांटा जा चुका है। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसके अनुसार देखा जाए तो 4500 की जो हमारी फोर्स है वो इसमें लग रहा है। सरकार के साथ जो है संयुक्त बैठक की गई और कमिश्नर, डीएम, पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। जमीन जो है वो न्यायालय ने चिन्हित की हुई है और न्यायालय के चिन्हित किए हुए जो क्षेत्र है उसी से अतिक्रमण। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हरीश रावत ने धरना शुरू कर दिया है। देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत धरने पर बैठे हैं। हरीश रावत अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग कर रहे हैं। साथ ही हरीश रावत ने अंकिता भंडारी केस को लेकर हो रही राजनीति पर भी सवाल खड़े किए। गांधी पार्क में धरना दे रही हरीश रावत ने कहा, अंकिता भंडारी केस में जांच किसकी हो रही है और पुख्ता जांच को लेकर जनता को विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस समय जनता का विश्वास डगमगाया हुआ है। इसलिए उन्होंने तय किया कि 26 दिसंबर 12 बजे से 27 दिसंबर 12 बजे तक 24 घंटे का धरना गांधी पार्क देंगे। अंकिता हत्याकांड से जुड़े कितने पहलू हैं वो साफ नहीं है। मामले में अदृश्य वीआईपी कौन है जिसको हमारी पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है, उसको भी कानून के शिकंजे में लिया जाए। जो संघर्षपूर्ण बलिदान है, मेरा ये धरना उस बलिदान को समर्पित है और उस बलिदान के साथ हजारों लाखों लोगों की जो भावनात्मक एकता जुड़ी हुई है, भावनात्मक सवाल जुड़ा हुआ है, जो जगह जगह जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई पुतला जला रहा है, उन सब के साथ उसी कड़ी में हमारी भी एक कड़ी है। दूसरा भाग इसका जो है उन बेटियों को, जो गरीब घर की बेटियां, कमजोर घरों की बेटियां हमारी जो है हवस का शिकार हुई हैं और ऐसे कुछ घटनाएं इधर ही उत्तराखंड में हुई हैं, उन बेटियों को समर्पित है और उनको न्याय मिले उस आकांक्षा को समर्पित। अरे कोर्ट में चल रहा है वो अलग चीज़ है। हम तो कह रहे हैं नाम उजागर करो, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकार की एजेंसी नहीं, सरकार का कोई जिम्मेदारी नहीं कि एक हमारी बिटिया, हमारी बहन की नृशंस हत्या की गई, उसको मार करके फेंक दिया गया। अरे उसको वीआईपी का नाम, ये तो है कि वीआईपी के लिए उस लड़की को दबाव डाला जा रहा था। वो कारण ढूंढना चाह रही कांग्रेस, तो वो कारण है वीआईपी, जिसकी वजह से बच्ची की नृशंस हत्या की गई है। कलंकित हो रहा पूरा उत्तराखंड, जहाँ मातृशक्ति का सम्मान होता है, जहाँ मातृशक्ति का सम्मान पूरे देश में, उत्तराखंड में कहते हैं महिलाएं स्वाभिमानी है। उन्होंने राज्य बनाया है, राज्य आंदोलन में बलिदान कुर्बानी दी है, चाहे हंसा था या बेलवती जी हों। तो इसका इतिहास है, उस इतिहास को आप झुटाना चाह रहे हैं। आज प्रदेश में, देश में हमारी थू हो रही सब जगह। अरे कोर्ट में चल रहा है वो अलग चीज़ है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के धरने को बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। मनवीर चौहान ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से हरीश रावत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं वो उनका खुद का अस्तित्व बचाने के लिए किया जा रहा प्रयास है। और वही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा है। हरीश रावत जी की पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें अंकिता हत्याकांड की तो बहुत दुखद घटना हुई थी। उसको लेकर के सरकार के द्वारा जो एसआईटी बैठाई गई, उस एसआईटी के द्वारा बहुत पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष जांच की गई है और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है उसको सही ठहराया है और उस पर मुहर लगाई कि किसी प्रकार की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच से भी कोर्ट ने मना किया था। मैं कह सकता हूं कि जो जांच एसआईटी ने की है वो अंकिता को न्याय दिलाने के बहुत अच्छी तरह से जांच हुई है। केवल इस वाले मामले में ही नहीं, यदि हम पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में यदि बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब से राज्य में चुनाव होने की बात आई, 2022 का चुनाव हो, चाहे उनके स्वयं के लड़ने का चुनाव हो, चाहे उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव हो, चाहे सत्ताधारी सरकार को जो है कितनी नौकरियां आपने दे दी हैं उसकी चेतावनी हो, या उनका गंगा में स्नान करना हो, उससे उनको जो कुछ भी उनकी आत्मा की आवाज़ बोलती हो, आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है? आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। केवल इस देहरादून अंकिता हत्याकांड मामले में हरीश रावत के लिए किए गए धरना प्रदर्शन और 24 घंटे के लिए प्रदर्शन स्थल पर रहने पर राज्य के मंत्रियों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रियों का कहना है कि हरीश रावत के प्रयास सिर्फ राजनीतिक और जनता को गुमराह करना है। पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में यदि बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब से राज्य में चुनाव होने की बात आई, 2022 का चुनाव हो, चाहे उनके स्वयं के लड़ने का चुनाव हो, चाहे उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव हो, चाहे सत्ताधारी सरकार को जो है कितनी नौकरियां आपने दे दी हैं उसकी चेतावनी हो, या उनका गंगा में स्नान करना हो, उससे उनको जो कुछ भी उनकी आत्मा की आवाज़ बोलती हो, आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है? आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। और जो वो स्वयं कांग्रेस के लिए संकट बन चुके हैं, सबसे पहले तो वो अपना जो है इस बारे में ज़रूर चिंतन करना चाहिए कि वो कांग्रेस को क्या अस्तित्व में भी रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। अब उन पर काम तो कुछ है नहीं हरीश रावत जी पे, अच्छा समय काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है उनको। बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड वाले मामले में सरकार न्यायालय प्रक्रिया से, पुलिस प्रक्रिया से भीगी है और सब चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जल्दी जल्दी न्यायालय से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मगर इसी बीच में न्यायालय प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने के लिए अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों को लेके सड़क पर, चौराहों पर बैठ जा रहे हैं, जो न्यायालय की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने का काम कर। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को
सुबोध उनियाल से बैठक कर आंदोलनकारियों को अभी तक न मिलने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण जैसे मुद्दों पर बातचीत की। फिलहाल हल के नाम पर आश्वासन ही हाथ लगा। राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने बताया कि आगामी 10 जनवरी तक ये मसला सुलझाने की उम्मीद है। हालांकि इस मामले का हल ना निकलने को लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच कहीं ना कहीं राज्य सरकार से भी दोषी ठहरा रही है, जबकि इसके लिए बनाई गई उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने साफ किया है कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर सरकार का रुख काफी सकारात्मक है। जल्द ही इस पर कोई फैसला आ जाएगा। निश्चित रूप से आंदोलनकारियों का आरक्षण इस राज्य में दिया गया था। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसको रद्द करने का निर्णय लिया। फिर हम सरकार की ने इसको फिर एक बार अपना ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए राजभवन भेजा था। राजभवन से वापस आया तो अब कैबिनेट सब कमेटी बनी है। सरकार का रुख सकारात्मक है और सरकार अगर पॉजिटिव ना होती तो सरकार ऑर्डिनेंस के रूप में राजभवन को भेजती, लेकिन चूंकि इसमें कानून का इन्वॉल्वमेंट है तो पूरा कानूनी जो बिंदु है उनकी समीक्षा करने के बाद बहुत जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा। ये निश्चित रूप से आंदोलनकारियों का आरक्षण इस राज्य में दिया गया था। उसके बाद के पीछे एक ही वजह है, जब सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत प्रबल नहीं होती और अधर में रहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब यह होता है। अनिर्णय की स्थिति में सारी चीज़ें लटकती है। आज सरकार की इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, क्लैरिटी है। उनका स्पष्ट कहना है कि शहीद परिवारों को, गोलीकांड में घायल लोगों को उत्तराखंड बनाने के लिए संघर्षशील, बलिदान, लाठी, जेल, घायल, सक्रिय, सबका सम्मान करने के लिए राज्य का सम्मान है। ये सरकार ने वचनबद्धता दोहराई है, इसलिए सब कमेटी बनी और एक सुलझे हुए व्यक्ति को उसकी बागडोर सौंपी है, जो कि अनुभव रखते हैं। हम पूरी उम्मीद है 10 जनवरी से पहले इसका समाधान होके पॉजिटिव निर्णय इसमें हो जाएगा, जो कि आंदोलनकारियों की मांग। खाद्य मंत्री रेखा आर्या सोमवार को देहरादून की नेहरू कॉलोनी स्थित फूड ग्रेन एटीएम पहुंची, जहां उन्होंने एटीएम मशीन का निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने इसके साथ ही राशन डीलर के साथ वार्ता कर आ रही तकनीकी दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि इस फूड ग्रेन एटीएम से कई सारी सुविधा राशन डीलर के साथ राशन लेने आ रहे लोगों को भी प्राप्त हो रही है। और साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने बायोमेट्रिक के बारे में भी जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं से फूड ग्रेन एटीएम के बारे में भी जानकारी ली। आज फूड ग्रेन एटीएम का निरीक्षण करने का अवसर मिला और चूँकि इसे लगे हुए लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं और इसे 6-7 महीने में किस प्रकार से फूड ग्रेन एटीएम मशीन काम कर रहा है और वाकई ये कितना व्यवहारिक है और कितना लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है और क्या ये वन नेशन वन राशन कार्ड की आपूर्ति कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, अथवा बायोमेट्रिक व्यवस्था यहाँ पर कैसे चल रही है। ये सारी चीज़ों का आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया और निश्चित रूप से हमारे यूपी की 2 महिलाओं ने जो है यहाँ से अपना गेहूँ और चावल प्राप्त किया और बहुत कम समय में ही सारी चीज़ें जो है वह हो गई। साथ साथ में हमारे उत्तराखंड की महिला ने भी जो है यहाँ से अपना राशन प्राप्त किया। तो यह मंतव्य जो भारत सरकार ने दिया और मंत्र की वन नेशन वन राशन कार्ड यहाँ फलित होते हुए देख रहे हैं। समय की बचत है, क्वांटिटी सही मिलने की सुनिश्चितता है, क्वालिटी की भी सुनिश्चितता है। तो मैं समझती हूँ कि फूड ग्रेन एटीएम मशीन जो यहाँ हमने देखी है, निश्चित रूप से इसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।